वेलकम टू फोर्ब्स एजुकेशन। वेलकम वेलकम सभी का। चलिए स्वागत करते हैं आपका फोर्ब्स एजुकेशन परिवार में। जैसा कि आपको पता है एसएससी जीडी की हमारी सीरीज चल रही है और इसमें हम जीडी कांस्टेबल के पूरे ओवरऑल क्वेश्चन आंसर की सीरीज की बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। अगर जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जीडी के क्वेश्चन आंसर सीरीज कर रहे हैं, तो ये आपके लिए है। अभी ये आपके पार्ट 14 है। इसके पहले हमने पूरे के पूरे पार्ट डिस्कस कर दिए हैं जो मैक्सिमम आपके क्वेश्चन में क्या है पूछे जाते हैं। तो इसके पहले की अगर आपने सीरीज नहीं देखी है तो 100% उस सीरीज को आप देखिएगा। हम इसमें क्या क्या देखते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की बात करेंगे। और आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता दूं, अभी हम करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन पूरे 12 महीने के 100 क्वेश्चन में खत्म करेंगे। उसके लिए भी जल्द ही नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास से आपके पास क्वेश्चन आएंगे। इसमें करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक की बात होगी। आपको पूरी तरह से इसमें क्या है, स्टैटिक और करंट दोनों की परिचर्चा की गई। एंड द क्वेश्चन, अगर हमने फोर्ब्स ने एक पर्टिकुलर जूम मीटिंग के थ्रू आपको मेंटरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है, अगर उसकी भी आपको जानकारी चाहिए तो 8448178267 पे कॉल कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर चलते हैं, दैट इज मच मोर। भारत में उगादी त्योहार खालिस्तान मनाया जाता है। द उगादी फेस्टिवल इन इंडिया सेलिब्रेटेड द ब्लैंक। पहली बारिश, नए साल की शुरुआत, कटाई का मौसम या मानसून ऋतु। कमेंट करके जल्दी से बताइएगा क्योंकि सबको पता होगा कि उगादी एक फेस्टिवल है और हमेशा क्वेश्चन आपके फेस्टिवल से जरूर पूछे गए। तो ये पर्टिकुलर उगादी जो है आपके कर्नाटक रीजन पे मनाया जाने वाला त्योहार है, नव वर्ष का सेलिब्रेशन। क्या है बेटा? इट इज द फेस्टिवल ऑफ न्यू ईयर, नए वर्ष का कॉम्बिनेशन ऑफ द न्यू ईयर, नए वर्ष का सेलिब्रेशन है। कहाँ मनाया जाता है ये नया वर्ष का सेलिब्रेशन? याद रखिएगा, ये दक्षिण भारत के नववर्ष का दिवस है, स्पेशली कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, इन सब रीजन पे मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा? उगदी त्योहार है, याद रहेगा। मानसून के मौसम पे अलग चलते हैं, ये सब सीजन आपको याद रखेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए बनेगा कि भारत में उगदी त्योहार खालिस्तान में मनाया जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड और कमिसमेंट ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की शुरुआत में। दूसरा क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा के आकलन से कौन सी संस्था संबंधित है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संस्थान। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आपको पता होगा कि पर्टिकुलर भारत में गरीबी को बचाने के लिए काफी ज्यादा पोवर्टी, इसके लिए हम पर्टिकुलर 17 ऑफ अक्टूबर को डे भी मनाते हैं, पोवर्टी रिडक्शन डे। बिल्कुल याद रखेंगे, इसे जाना जाता है पोवर्टी रिडक्शन डे या गरीबी उन्मूलन दिवस। इसे जाना जाता है किस नाम से? गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया गया। किस नाम से जाना जाता है इसे? गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में। तो भारत में गरीबी रेखा के आकलन से कौन सी संस्था संबंधित है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, भारतीय कृषि अनुसंधान, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण। आपको मैं बता दूं, इसमें जो पूरी तरह से रेशियो जो तैयार करता है रिजर्व बैंक, नीति आयोग, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, अगर आप एलिमिनेशन मेथड से जाएं तब भी क्लियर होगा। इट इज प्रिपेयर्ड बाय नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। हर साल राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण ये सेंसस के आधार पर, जनगणना के आधार पर रिपोर्ट प्रिपेयर करती है। क्या करती है ये? रिपोर्ट प्रिपेयर, या ये पर्टिकुलर क्या करती है? रिपोर्ट को तैयार करती है। क्या करती है? ये रिपोर्ट को तैयार करती है। और इसके लिए राइट आंसर क्या होगा? ये भारतीय रिजर्व बैंक आपको पता होगा आरबीआई बैंकिंग के संबंधित है। आरबीआई किससे संबंधित है? बैंकिंग के संबंधित, जो सेंट्रलाइज्ड मैनर में बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन को देखता है। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए कि बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कौन सा पार्ट है, तो आप याद रखिएगा नीति आयोग। ये प्लानिंग कमीशन को बंद करके, किसको बेटा? प्लानिंग कमीशन को ऑफ करके जो आयोग आया उसे जाना गया किस नाम से? नीति आयोग के नाम से। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसका जो गठन हुआ भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या इकरा के नाम से, ये एग्रीकल्चर से डेवलपमेंट से संबंधित है। तो जो आपका पोवर्टी से रिलेटेड पूरे के पूरे डाटा प्रिपेयर होते हैं, दैट इज प्रिपेयर्ड बाय
ईच एंड एवरी ईयर गरीबी के आकलन के लिए कौन सी संस्था है? आप बिल्कुल याद रखिएगा, वो संस्था है हमारी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ इंडिया। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनते हैं, जिसे राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के नाम से जाना गया। थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन तीन प्रमुख प्रकार की चट्टानों में से एक नहीं है? आपको पता होगा, रॉक्स जो होते हैं स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्टोन होते हैं। स्मॉल पार्टिकल्स जब ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों कॉम्बिनेशन में बनते हैं, मतलब कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जब मिलकर बनते हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ जब मिलकर बनते हैं, तो वहां पर चट्टानों का निर्माण। चट्टानें तीन प्रकार की होती हैं, इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। मैग्नेटिक रॉक कोई नहीं होती, सबको पता है। द राइट आंसर इज द ए। वेरी गुड। कौन सी नहीं है पूछा गया, ये जरूर ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग is not one of three major types of rock: magnetic rock, metamorphic rock, sedimentary rock, igneous rock. That is the most important answer is the magnetic rock. चुंबकीय रॉक नहीं होती, बाकी होती हैं इग्निशियस, सेडिमेंट्रिक, मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक में आपका आता है संगमरमर। जब स्पेसिफिक टेम्परेचर मतलब उचित ताप और उचित दाब, टेम्परेचर और प्रेशर जब स्पेसिफिक प्रोवाइड होता है, तो उसे जाना जाता है मेटामॉर्फिक। राइट आंसर क्या होगा इसका? काफी आसान क्वेश्चन आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। दैट इज नेम इज चुंबकीय चट्टाने। अगली डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। लियोनेल मेसी खालिस्तान खेल से एक प्रसिद्ध खिलाड़ी। ये हमने मिसलेनियस से लिया है, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन लिया है जो प्रीवियस ईयर पूछे गए। नेक्स्ट कास्ट से आपके इसके हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे। लियोनेल मेसी बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट, सबको पता है मैसी इज एसोसिएटेड विद फुटबॉल। और इस बार का फीफा वर्ल्ड कप जो है वो पर्टिकुलर किस देश ने जीता? आप याद रखिएगा, द देश इज द अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में घास के मैदान कौन से पाए जाते हैं? पंपास। इस बार जीता। और लियोनेल मेसी किस देश से हैं? याद रखिएगा, लियोनेल मेसी पर्टिकुलर संबंधित हैं आपके अर्जेंटीना से। और ये पर्टिकुलर कौन सा खेल है? फुटबॉल। बिल्कुल याद रखिएगा, काफी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इससे बनते हैं। ये एसोसिएटेड है आपका फुटबॉल से। क्लियर है? अगला सिनेरियो हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। आपको यह भी याद रखना है कि जब लियोनेल मेसी का संबंध बना, तो ये फीफा क्या है? फुटबॉल इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन, अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन के नाम से इसे क्या होता है? जाना जाता है। और इसी के बिहाफ पर क्वेश्चन क्या होते हैं इसमें पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चर्चा रहेगी इसमें। क्लियर? अगला, लियोनेल मेसी खालिस्तान खेल से प्रभावित है, दैट इज फुटबॉल खेल से एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अगला क्वेश्चन, बालनोग्लोसस पशु साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? हेमिकोडेटा, आर्थ्रोपोडा, एचिनोडर्मेटा एंड मोलास्का। तो आपको पता होगा बालानोग्लोसस एक प्रकार का पशु एनिमल किंगडम है। बालानोग्लोसस बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फाइलम किंगडम? आपको पता है जो पूरा का पूरा आपका किंगडम है, दैट इज टू पार्ट। वन इज द कॉर्डेटा। कॉर्डेटा मीन्स विच हैव बैकबोन। डायरेक्टली पूछा जाएगा, कॉर्डेटा का मतलब क्या होता है? विच हैव बैकबोन, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें क्या हो? रीढ़ की हड्डी पाई जाए, उसे क्या कहते हैं? कॉर्डेटा या कशेरुकी वर्ग। और दूसरा होता है हमारा, जाना जाता है नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा को जानते हैं किस नाम से? अकशेरुकी के नाम से। अकशेरुकी का मतलब विच डोंट हैव बैकबोन, जिस पे रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए। अब जिस पे रीढ़ की हड्डी ना पाई जाए उसी प्रकार है हमारे हेमिकॉर्डेटा, आर्थ्रोपोडा, एचनोडायमेटा, मोलास्का। ये बालनकोस जो है ये किसका पार्ट है? हेमिकॉर्डेटा। याद रखिएगा, हेमिकॉर्डेटा का होता है। हेमिकॉर्डेटा क्या है? जिस पे बैकबोन नहीं होती, उसी का पार्ट आपका बना है। आर्थ्रोपोडा क्या है? इज अ लार्जेस्ट एनिमल किंगडम।
लार्जेस्ट एनिमल किंगडम की बात की जाए या पर्टिकुलर जो सबसे बड़ा समूह होता है उसे जाना जाता है किस नाम से? अर्थोपोडा के नाम से। तो आपके बारे में अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो याद रखिएगा, बालानोग्लोसस पशु या बालानोग्लोसस बिलोंगिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम, दैट फाइलम नेम इज द हेमिकॉर्डेटा। बेसिकली द एनिमल किंगडम हैव डिवाइडेड ऑन टू पार्ट्स। जंतु वर्ग जो होते हैं दो पार्ट में बटे होते हैं। एक होता है कॉर्डेटा, कॉर्डेटा का मतलब कशेरुकी, कशेरुकी का सिंपल मतलब विच है बैकबोन, जिसपे रीढ़ की हड्डी पाई जाए। सेकेंड वन इज द नॉन कॉर्डेटा विच डोंट हैव बैकबोन, दैट इज ओनली 10 पार्ट, 10 भाग होते हैं। कॉर्डेटा, सेलेंट्रेटा, मोलास्का, एनिलेडा, आर्थ्रोपोडा, जोंक देखा होगा, केचुआ देखा होगा, इन सब में रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती। अब जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई गई, दैट हैव फर्दर डिवाइड ऑन 5 टाइप। कौन कौन सा? एक होता है मत्स्य वर्ग या पाइसेस वर्ग या मछली समूह के नाम से जाना गया, वेल मछली इसमें नहीं आती। दूसरा होता है एम्फीबियंस। एम्फीबियन का क्या मतलब है बेटा? जो जल एवं थल दोनों में रहें उसे जानते हैं किस नाम से? उभयचर के नाम से। तीसरे होते हैं जो जमीन में सरक कर चलते हैं, उसे जाना जाता है रेप्टाइल्स, या इसे जानते हैं किस नाम से? सरीसृप। इसके बाद जो आसमान में उड़ते हैं उसे एप्स या पक्षी वर्ग कहते हैं, और जो मनुष्य आते हैं, सब मनुष्य मैमल्स में आते हैं या स्तनी वर्ग में आए। तो आपसे पूछा गया था द फॉलोइंग फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम, बैलानोग्लोसस। बैलानोग्लोसस किससे संबंधित है? पर्टिकुलर हेमिकॉर्डेटा। हेमिकॉर्डेटा एक फाइलम है। अर्थोपोडा सबसे बड़ा ग्रुप है जिसमें मच्छर, मक्खी, कीट, पतंग सब आते हैं। मोलास्का में आपके स्टार फिश, जेली फिश ये सब आते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 5। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी विल डिस्कस फॉर यू, क्वेश्चन नंबर 6। छठवें क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे। में माघ साजी को निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? माघा साजी सेलिब्रेटेड एज मकर संक्रांति इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। मकर संक्रांति आपको पता है जनवरी के 14 और 15 जनवरी को मनाया गया। हर स्टेट में उसको अलग रूप में मनाया गया। तो द फेस्टिवल नेम इज द माघ साजी। मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा। माघ साजी सेलिब्रेटेड मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, गोवा। हर जगह अलग अलग। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से। माघ साजी क्या कहानी है इसकी? आपको पता होगा मकर संक्रांति का जो फेस्टिवल है गुजरात में इसे मनाया जाता है उत्तरायण के नाम से। उत्तर भारत में इसे मनाया जाता है खिचड़ी। फिर उत्तर प्रदेश स्पेशली, ये उत्तर प्रदेश और नॉर्थ इंडिया में ये आपका गुजरात फेस्टिवल हो गया। इसके बाद माघ साजी। माघ साजी पर्टिकुलर वहां मनाया जाता है जहां पे पर्टिकुलर रीजन है पहाड़ी, और पहाड़ी रीजन आपका बिलोंग करता है हिमाचल प्रदेश से। तो द माघ साजी फेस्टिवल एज सेलिब्रेटेड, रिसेंट आने वाला है अभी आपका फेस्टिवल, और आपको मालूम रखना है माघ साजी सेम फेस्टिवल है जैसा गुजरात में मनाया जाता है काइट फेस्टिवल। पतंग महोत्सव भी कहां मनाया जाता है हर साल? गुजरात में, इन द कन्वेंस ऑफ द मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के उत्सव के रूप में मनाया गया, बिल्कुल याद रखिएगा। तो माघ साजी कहां का त्योहार है? हिमाचल प्रदेश का। गोवा में सिगमो मनाया जाता है फेस्टिवल। गुजरात में आपको पहले बता दिया उत्तरायण और काइट फेस्टिवल और रण महोत्सव। मध्य प्रदेश में तानसेन समारोह, तानसेन उत्सव के रूप में मनाया गया। दूसरे नंबर पे खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है। तीसरे उत्सव यहाँ पर और ज्यादा होते हैं, तबला उत्सव रिसेंटली मध्य प्रदेश ने मनाने की घोषणा की है, बिल्कुल याद रखिएगा। द माघ साजी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन द स्टेट दैट नेम इज द हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। द 7th क्वेश्चन, कारागम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कारागम फोक डांस इज एसोसिएटेड इन विच स्टेट? अगर एलिमिनेशन मेथड होगी तब भी आप कर पाएंगे। द ऑप्शन इज तमिलनाडु, राजस्थान, असम, हरियाणा। तमिलनाडु, राजस्थान, असम, हरियाणा। याद रखिएगा कारागम लोक नृत्य। जल्दी से, कारागम लोक नृत्य कहां से संबंधित है? जल्दी क्लियर करिएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। कारागम जो है ये आपको याद रखना। अगर राजस्थान में हमने पढ़ चुके हैं, राजस्थान में हमारा था कालबेलिया।
दूसरे नंबर पे होता था यहां पर घूमर, कठपुतली, तमाशा, ये पूरे नृत्य यहां के थे। तमाशा नहीं, कठपुतली याद रखें। असम में आपका मनाया गया बीहू, हरियाणा में आपका था गोमचा, तमिलनाडु में कटल्लू मनाया गया, कटल्लू के साथ में कारागम, कारागम इज सेलिब्रेटेड एज तमिलनाडु। याद रखिएगा कारागम कहां का त्योहार है, तमिलनाडु का, बिल्कुल याद रखेंगे। कारागम कहां, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजधानी क्या है, चेन्नई, बिल्कुल याद रखेंगे। तो कारागम कहां का लोक नृत्य है, फोक डांस है, बिल्कुल याद रखेगा, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर द तमिलनाडु। कहां से संबंधित है ये, तमिलनाडु से संबंधित रहेगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। रामप्पा मंदिर किस भगवान को समर्पित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टेंपल्स। हम पहले ही कह रहे हैं एक क्वेश्चन टेंपल से जरूर पूछेगा। द क्वेश्चन इज द रामप्पा टेंपल, भगवान राम, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र, भगवान शिव। रामप्पा टेंपल इज डेडिकेटेड टू विच गॉड? लॉर्ड रामा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड इंद्रा, लॉर्ड शिवा। और यह भी बताना है कि रामप्पा मंदिर स्थित कहां है। जल्दी से, रामप्पा मंदिर किस भगवान के लिए है और कहां स्थित, जल्दी से क्लियर कर दीजिए। वेरी गुड, रामप्पा आपका तेलंगाना में है। रामप्पा टेम्पल कहां है, तेलंगाना। और इसे पर्टिकुलर रुद्रेश्वर के नाम से जाना जाता है। मैं आपको एक क्लू दे दिया कि रामप्पा मंदिर जो स्थित है दैट इज सिचुएटेड इन तेलंगाना, और इस मंदिर का दूसरा नाम है रुद्रेश्वर। किस नाम से जाना जाता है इसे, रुद्रेश्वर टेंपल के नाम से। आपको पता है भगवान रुद्र किसका नाम है, रुद्र शिव का नाम। द राइट आंसर इज द लॉर्ड शिवा। जो लोग विष्णु और यहां जाते हैं उनको मैं बता दूं, रामप्पा टेंपल सिचुएटेड इन द तेलंगाना फॉर द गॉडेस ऑफ शिवा। और जो लोग शिव धर्म को फॉलो करते थे उसे भागवत धर्म, वैष्णव धर्म के नाम से जाना जाता था। दूसरा हमारा धर्म होता था एक शाक्य धर्म, जिसमें पर्टिकुलर किसकी पूजा की जाती है, आदिशक्ति की। शैव धर्म, भगवान शिव को मानने वाले जो धर्म थे, इतिहास में आप पढ़ेंगे शैव धर्म, दैट इज ओरिजिनेटेड फॉर द लॉर्ड शिवा। भगवान शिव की पूजा जो लोग करते थे वो धर्म वाले क्या कहलाते थे, आपके पर्टिकुलर शैव धर्म के नाम से। और रामप्पा मंदिर कहां स्थित है, तेलंगाना में स्थित है। किस भगवान को प्रेरित है, भगवान रुद्राभिषेक या भगवान शिव को है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उम्मीद है याद। अगला क्वेश्चन, कावस थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? ये थर्मल पावर प्लांट आ गया। कावाश, गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। कावश थर्मल पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, राजस्थान। आपको मैं बता दूं, इट इज अ इंपॉर्टेंट थर्मल पावर स्टेशन दैट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साबरमती रिवर। साबरमती नदी गुजरात में बहती है, इसलिए कावस थर्मल पावर प्लांट दैट इज सिचुएटेड ऑन गुजरात। बिल्कुल याद रखेंगे कहां स्थित है, गुजरात में। गुजरात की राजधानी याद रखिएगा गांधीनगर, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा, गवर्नर है कलराज मिश्र। जो रिसेंट स्टेट हैं उनके बारे में याद रखेंगे। गुजरात में एशियाई शेरों के लिए था गिरी नेशनल पार्क, महाराष्ट्र में तडोबा, चंदोली, नवेगांव, गुगामल। वेस्ट बंगाल में आपका था सुंदरवन और बुक्सा नेशनल पार्क। और पर्टिकुलर राजस्थान में था काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो आपका फेमस था साइबेरियन बर्ड के लिए, केवला देव नेशनल पार्क। साइबेरियन पक्षियों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो कावस थर्मल पावर प्लांट कहां, अगर आपसे पूछा जाए, दैट इज सिचुएटेड ऑन गुजरात। कावल थर्मल प्लांट कहां है, गुजरात में। क्लियर रहेगा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, 10th क्वेश्चन। मोदी जी इस समय बड़ी न्यूज में कर दिए हैं अंडमान को, मालदीव के कारण। करंट का क्वेश्चन बिल्कुल रिसेंटली आया। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह एक जल निकास द्वारा अलग होते हैं, जिसे कहा जाता है अंडमान आइलैंड एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय द वाटर बॉडी विच इज कॉल्ड पाक जलमडरू, कोनली नहर, 10 डिग्री नहर, मन्नार की खाड़ी, पाक स्ट्रीट, कैनलू कैनाल, 10 डिग्री, गल्फ ऑफ मन्नार। जल्दी से क्लियर करिएगा, दोनों कौन से कारण से किससे अलग होते हैं। आपके क्वेश्चन पूछा अंडमान 4 भागों के मिलके बना। किसको किसको पूछा, अंडमान और निकोबार दोनों अलग होते हैं पर्टिकुलर कितने डिग्री से, 10 डिग्री चैनल।
तो ये 10 डिग्री हो गया। भारत और श्रीलंका अलग होते हैं किससे? पाक जल। मैक्सिमम लोग पाक जल का मतलब ये समझते हैं पाकिस्तान है, नहीं। पाक जल डमरू का मतलब है कि एक अंग्रेज थे लॉर्ड पाक, उन्होंने इस दोनों को क्या किया? अलग किया। उनके नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? पाक जल डमरू स्थल। तो ये भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली है। कोनाल हमें मन्नार की खाड़ी अलग ही है। तो द अंडमान एंड निकोबार इज सेपरेटेड फ्रॉम द 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल से दोनों क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर होगा कि किस चैनल के थ्रू दोनों को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा कौन सा चैनल बना? 10 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि अंडमान और निकोबार अभी करंटली क्या है? न्यूज में है। इस वजह से ये क्वेश्चन क्या होगा? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। नागालैंड, मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम। म्यांमार डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? आपको मैंने कहा पूर्वोत्तर राज्य आप 7 पढ़ लीजिए, आपका काम हो जाएगा। जीडी हो, यूपी पुलिस हो, कोई भी एग्जाम हो, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। और आगे की जो न्यूज हमारी चलेगी अगली सीरीज, उसमें करंट अफेयर्स के डेली क्वेश्चन रहेंगे। 25-25 डेली क्वेश्चन। तो आपके करंट अफेयर्स भी अब खत्म होने वाले होंगे। आगे की चर्चा पूरे 12 महीने का करंट अफेयर्स हम देखेंगे। म्यांमार डजंट शेयर इट्स बाउंड्री विथ। म्यांमार कहां? नागालैंड टच करता है, मणिपुर टच करता है, मिजोरम टच करता है। नागालैंड टच क्या नहीं करता? सिक्किम। नागालैंड डजंट टच द सिक्किम। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। मणिपुर की राजधानी क्या है? आइजोल। सॉरी, मणिपुर की राजधानी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, मणिपुर की राजधानी इंफॉल, सिक्किम की राजधानी गंगटोक और मिजोरम की आइजोल। बिल्कुल याद रखिएगा अपने एग्जामिनेशन के लिए, दैट इज मच मोर इंपॉर्टेंट। और ये सब ईस्टर्न स्टेट, तो म्यांमार जो पूरा का पूरा है वो टच किसको नहीं करता? सिक्किम को। बाकी राज्यों को टच किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली झिल्ली, केंद्रक वाली कोशिकाओं को खाली स्थान के रूप में नामित किया गया। द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विथ न्यूक्लियर मेंबर। हर क्लास में सेल से क्वेश्चन आया। अब आपको पता होगा कि पर्टिकुलर सेल क्या है, कैसी चीजें इसमें बनी है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा किससे रिलेट किया? सेल से। द सेल हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद द न्यूक्लियर मेंबर और डिजाइन्ड एज। आपको पता है कि सेल जो होती हैं, कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक जो है, अच्छा सेल क्या है? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। सिंपल क्वेश्चन कहा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ कहा गया, जीवन की एक इकाई कही गई। क्वेश्चन का जवाब बाद में दीजिएगा, पहले समझ लीजिए कॉन्सेप्ट को। दूसरे नंबर पे इसने कहा कि सेल कितने प्रकार की? 2 प्रकार की जनरली हुई। एक होती हैं आपकी यूनिसेलुलर, बहुकोशीय, और दूसरी होती है आपकी पर्टिकुलर मल्टी सेलुलर। तो अब इसने पूछा कि परमाणु झिल्ली के साथ में सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिका कौन सी है? जो केंद्रक इसमें आती हो उसको किस नाम से जाना जाता है? पर्टिकुलर कौन सी सेल है? ऑल हैव द यूकैरियोटिक सेल। कौन सी सेल होती है हमारी? यूकैरियोटिक। 2 प्रकार की, प्रीकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है? परमाणु झिल्ली के साथ में व्यवस्थित केंद्रक वाले कोशिकाएं पाई जाती हैं। बिल्कुल याद रखिएगा, द सेल नोन एज द यूकैरियोटिक। अगला, काई और लाइकेन किस प्रकार के जंगल में पाई जाते हैं? आपको पता होगा लिटमस पेपर बनाने में इनका प्रयोग होता है। मॉसेस एंड लाइकेन आर फाउंडेड इन विच काइंड ऑफ फॉरेस्ट? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन, टुंड्रा वन। ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, कोनिफरस फॉरेस्ट और टुंड्रा फॉरेस्ट, ये सब जंगल के आपके प्रकार हैं। इसमें पूछा गया काई और लाइकेन किस में पाए जाते? आपको पता होगा लाइकेन जो होती है इससे पर्टिकुलर हम तैयार करते हैं क्या? लिटमस पेपर। और ये जो लिटमस पेपर होता है ये यूज होता है टेस्ट ऑफ एसिड प्लस बेस, अम्ल एवं क्षार को टेस्ट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। अम्ल का मतलब क्या है? एसिड का मतलब क्या होता है? कि जिनका पीएच वैल्यू क्या हो? लेस देन 7 या 7 से कम हो,
तो पूछा गया काई और लाइकेन ये हमेशा काफी ज्यादा ठंडे प्रदेशों में, और ठंडे प्रदेशों में जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु कौन सी होती है? टुंड्रा फॉरेस्ट। टुंड्रा फॉरेस्ट की बात की जाए तो पूरा का पूरा जो पोलर रीजन होता है, यहां पर आपकी जो क्लाइमेट है, जो फॉरेस्ट है, वो कौन सा पाया जाता है? टुंड्रा। इसके पहले ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, इक्वेटर इस प्रकार की पाई गई। आपके यहाँ पतझड़ वाले वन हैं, गर्मी में पत्ते झाड़ देते हैं, फिर पानी गिरता है, फिर इसके बाद उसमें धीरे धीरे पत्ते आते हैं, फिर उसके बाद फूल फल आते हैं। आम के पौधे की बात है तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन होते हैं। लेकिन जो लाइकेन और काई और शंकुधारी वन होते हैं वो पर्टिकुलर ठंडे प्रदेशों में है। उसके बाद कौन सा आता है? टुंड्रा। टुंड्रा के ऊपर यहाँ पे होता है टैगा वन। तो टुंड्रा और टैगा कहाँ पाए जाते हैं? पोलर रीजन में। तो आप याद रखिएगा लाइकेन और पर्टिकुलर आपका कौन सा है? मॉसेस। मॉस मतलब फर्न वगैरह जो है वो पूरे कौन से प्रजातियों में पाए जाते हैं? टुंड्रा फॉरेस्ट। क्लियर रहेगा क्वेश्चन? अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा भारत के संविधान में संघ सूची का विषय है? फर्स्ट वन शराब, सेकंड वन पर्टिकुलर सामाजिक योजना, तीसरा है आपका प्रत्यार्पण, चौथा है बॉयलर। आपको पता होगा कि हमारे संविधान में 3 लिस्ट है। एक होती है यूनियन, मतलब जिसपे कौन कानून बनाता हो? सेंट्रल गवर्नमेंट। जिस पे केंद्र सरकार कानून बनाए उसे यूनियन लिस्ट कहा गया। जिस पे राज्य सरकार कानून बनाती है उसे जाना जाता है स्टेट लिस्ट या राज्य सूची, और जिस पर दोनों कानून बनाते हैं उसे जानते हैं कनकरेंट लिस्ट। तो आप जवाब दीजिएगा संघ सूची का विषय कौन सा हो सकता है? आराम से कॉमन सेंस लगाएंगे, बिल्कुल आप लगा पाएंगे। लिक्विड स्टेट और यूनियन दोनों में चलता है, सोशल फिनोमिना दोनों में चलेगा, प्रत्यर्पण और बॉयलर भी स्टेट, सेंट्रल पे और स्टेट दोनों जगह हो जाएगा। लेकिन जो प्रत्यर्पण का मतलब क्या होता है? एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन समझते होंगे, जाके अपने आप को क्या करना? वहां पर प्रस्तुत कर देना। कोई भी देश वाला आ गया, कोई त्रुटि हो रही है तो वहां पर देशवासियों ने अपना प्रत्यार्पण दे दिया, मतलब अपने आप को दूसरे के सामने प्रस्तुत किया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। तो कौन सा भारत के संविधान में संघ सूची का विषय है? दैट इज अ एक्सट्रेडिशन। एक्सट्रेडिशन या प्रत्यर्पण। प्रत्यर्पण मतलब अपने आप को क्या करना? समर्पित करना, ये इसका विषय है। शराब स्टेट प्लस सेंट्रल कंकरेंट लिस्ट, स्टेट प्लस सेंट्रल कंकरेंट लिस्ट। बॉयलर पर्टिकुलर स्टेट प्लस सेंट्रल कंकरेंट लिस्ट में आता है। क्लियर ना? तो राइट आंसर इसका प्रत्यर्पण बना। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी याद होगा। आपका एक क्वेश्चन सेल से हर शिफ्ट में मिला, एक क्वेश्चन आपका पर्टिकुलर जो मिला पॉलिटी से मिला, फेस्टिवल से एक क्वेश्चन हमेशा आ रहा। ये सब आपको जरूर करने हैं। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इकाई अवधि के दौरान पैसे की एक इकाई जितनी बार हाथ बदलती है उसे कहा जाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स ए यूनिट ऑफ मनी चेंज हैंड्स ड्यूरिंग द यूनिट पीरियड इज कॉल्ड। धन के प्रचलन का वेग, आधार धन, प्रेषण, शून्य आर्थिक लाभ, वेलोसिटी ऑफ सर्कमस्टेंस ऑफ मनी, बेस मनी, रेमिटेंस मनी, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट। जल्दी से क्लियर करिएगा, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है। अगर धन, द नंबर ऑफ टाइम यूनिट ऑफ मनी चेंज हैड्स ऑफ ड्यूरिंग यूनिट ऑफ पीरियड, अगर एक टाइम के बाद धन अपनी गति बदल रहा है उसे कहा जाता है धन के प्रचलन का वेग। 10 रुपए का नोट आपके पास है, फिर आपके पड़ोसी के पास चला गया, फिर वही 10 रुपए का नोट आपके किसी मित्र के पास गया। कैसे पता चलेगा? उसमें आप नाम लिख दीजिए अपना। तो ये किसके आधार पर होता है? धन के प्रचलन का वेग, वेलोसिटी ऑफ सर्कमस्टेंस ऑफ द मनी। बेस मनी जिस प्राइस से चली थी उसी के मनी। रेमिटेंस मतलब होता है जब कोई विदेश से पैसा भेजता है, जब कोई विदेश से पैसा भेजे और आपके यहाँ कुछ आ रहा है तो उसे रिमिट कहा जाता है, रिमिट कराते हैं आप। और फिर जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट मतलब कोई भी प्रॉफिट ना हो। अगर इकाई अवधि के दौरान पैसा जितनी बार बदलता है उसे क्या कहते हैं? वेलोसिटी ऑफ सर्कमस्टेंस या धन के प्रचलन का वेग। क्लियर रहेगा? इकोनॉमी का थोड़ा डीप क्वेश्चन था। अगला, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खाली स्थान व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन देता है। इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
ब्लैंक एश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, लिबर्टी, फर्टिलिटी, सॉरी, फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। कौन करता है? जल्दी से जवाब दे दीजिए। किसके बारे में आपने कहा पर्टिकुलर ये सिनेरियो बनेगा? जल्दी से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन है बेटा, व्यक्ति की गरिमा का आश्वासन। गरिमा का मतलब होता है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिले, हेलो कहे, हाय कहे, तो वो उससे हेलो हाय कहे, अब तो आपकी गरिमा क्या होगी? सही होगी। अगर आपने हेलो कहा, वो मुंह फेर के चला गया, तो संविधान में फिर कोई मतलब नहीं है। तो इसके लिए स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं, समानता, सब इक्वल है, न्याय है। इसके लिए जो चलता है वो क्या होता है? भाईचारा, या इसे जानते हैं बंधुत्व के नाम से। किस नाम से? बंधुत्व या फ्रेटर्निटी। आपसे फ्रेंडशिप भावना रखनी है। ये इतिहास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक ये पूछता था कौन सा शब्द शामिल किया गया, अब पूछा है कि इन द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्लैंक अश्योर द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, द वर्ड दैट नेम इज द फ्रेटर्निटी, या पर्टिकुलर भाईचारा या बंधुत्व क्या करता है, पूरी तरह से हमें इसके बारे में बताता है। क्लियर रहेगा? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता है? ये पर्टिकुलर कराया गया। ये क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। सरकारी योजना, सरकारी नौकरी आई है, उसमें आपको क्या मिलेगा? पर्टिकुलर अवसर की समानता। आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, कहां से लिया गया? यूएसए से। इसमें कहां से है ये? 12 से 35। पहला फंडामेंटल राइट्स है राइट्स टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक। अब देखिए, आर्टिकल 14 कहता है कानून के समक्ष समान होंगे। आर्टिकल नंबर 17 कहता है कि राइट टू अनटचेबिलिटी, मतलब आप अस्पृश्यता, किसी भी एससी एसटी को एससी एसटी नहीं कह सकते। 17 है, 17 में खतरा याद रखिएगा। 15 क्या था आपका? पर्टिकुलर जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के आधार पर सधानता है। 16 कहता है कि राइट टू इक्वल इन पब्लिक अफेयर्स, पब्लिक गवर्नमेंट जितनी जॉब आएंगी उन सब में समानता मिलेगी। द राइट आंसर इज द आर्टिकल नंबर 16। तो 14, 15, 16, 17, 18 क्या है? एंड्स ऑफ द टाइटल, उपाधियों का अंत। ये क्वेश्चन था आपके लिए। पूरे चीजें हैं 14, 15, 16, 17, 18 आपको क्लियर करना है। 18 में क्या था? एंड्स ऑफ टाइटल, बिल्कुल याद रखिएगा। आज ही का क्वेश्चन है और आज आपकी क्लास में डिस्कस हुआ। 100% वही क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो पर्टिकुलर क्या है इसमें। अगली क्वेश्चन है हमारा पर्टिकुलर, काफी ज्यादा हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन बुक से है, तो अगला क्वेश्चन हमारा बुक से रिलेटेड। उपन्यास द पैलेस ऑफ इल्यूजन खालिस्तान द्वारा लिखा गया। द नोवेल द पैलेस ऑफ इल्यूजन इज रिटन बाय किरण देसाई, अमीश त्रिपाठी, इंदु सुदर्शन, चित्रा बनर्जी, दिवाकरण। किरण देसाई, अमीशा त्रिपाठी, इंदु सुदर्शन, चित्रा बनर्जी, दिवाकर। किसके द्वारा लिखा गया? द नोवेल दैट इज रिटन बाय चित्रा बनर्जी दिवाकरणी। किसके द्वारा लिखा गया? चित्रा बनर्जी दिवाकरणी द्वारा। बिल्कुल याद रखिएगा, उपन्यास का नाम है द पैलेस ऑफ इल्यूजन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 19, इन द अर्ली 18th century राजपूत रूलर सवाई राजा जयसिंह फाउंडेड द न्यू कैपिटल। 18वीं शताब्दी की शुरुआत में राजपूत शासक सवाई राजा जयसिंह ने खालिस्तान में अपनी राजधानी बनाई। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर, सब राजस्थान के हैं। सवाई मानसिंह स्टेडियम भी है, सवाई मानसिंह एयरपोर्ट भी है, दैट इज एसोसिएटेड विद राजस्थान। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। जल्दी से कमेंट कर दिए। 18वीं शताब्दी की बात आ रही। 18वीं शताब्दी में इन्होंने कहां पे पर्टिकुलर ये बनाया था? जल्दी क्लियर करिएगा। जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, जयपुर। तो इन्होंने पिंक सिटी में बनाया था। पिंक सिटी कौन सी थी? जयपुर। तो इन्होंने जो अपनी राजधानी बनाई थी जयपुर में, क्या नाम था राजा का? सवाई राजा जयसिंह। बिल्कुल याद रखिएगा, राजा का नाम क्या है? सवाई राजा जयसिंह। आज के अंतिम प्रश्न, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया खालिस्तान के समय दिल्ली में बस गए। फेमस सूफी संत
निजामुद्दीन औलिया सेटल्ड इन दिल्ली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? जल्दी से जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का, उम्मीद करता हूं बनेगा। किस शासक के दौरान निजामुद्दीन औलिया, औलिया दिल्ली किसके शासनकाल में? आपको पता होगा कि निजामुद्दीन औलिया के पर्टिकुलर सबसे बड़ा जो लेन देन था वो पर्टिकुलर किसके काल में चला था? अकबर के काल में। और यही सूफी संत थे जिन्होंने कहा था कि अकबर के जो बेटा होगा वो किसी हिंदू से होगा। तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपका ये क्वेश्चन काफी ज्यादा है, कि सूफी संत निजामुद्दीन औलिया किसके सानिध्य में आए थे, या पर्टिकुलर दिल्ली में किस सुल्तान के समकालीन थे? बिल्कुल, जिसे पर्टिकुलर किस नाम से जाना जाता है? हजरत निजामुद्दीन औलिया के नाम से जाना जाता है। ये जो दिल्ली आए थे, बेसिक जो है उसका तो गयासुद्दीन तुगलक, फिर उसके बाद पर्टिकुलर शेख मुआनुद्दीन चिश्ती, इन सब के कालक्रम में रहे। तो अकबर के जस्ट बाद जो राजा बना कौन था? जहांगीर। किसके शासनकाल में आए? जहांगीर के समकालीन थे। क्लियर? तो द राइट आंसर इसका क्या बनेगा? जहांगीर। बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी राइट आंसर बनेंगे। क्लियर? ये आपका हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले जो प्रश्नों की बात है, ये आपके आज के 20 प्रश्न पूरी तरह से आपको क्या है? याद। शेख निजामुद्दीन औलिया थे किसके सानिध्य में? तो ये पर्टिकुलर गयासुद्दीन तुगलक के सानिध्य में थे। अगर किसी का समकालीन पूछा जाए तो तुगलक डायनेस्टी से थे। और इनके जो है गयासुद्दीन तुगलक को पर्टिकुलर हजरत निजामुद्दीन, दिल्ली में एक पर्टिकुलर स्टेशन भी है जो नाम बसा, वो इसी के नाम से पूरी तरह से क्या हुआ? ये बना था। क्लियर रहेगा? तो ये पूरा कॉन्सेप्ट यहां तक आपके लिए रहेगा। बाकी के क्वेश्चन आपके नेक्स्ट क्लास में डिस्कस होंगे। क्लियर? ठीक, थैंक यू।